गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का सेकंड लेक्चर लेंगे। इसके अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर आपने कर लिया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे बनाते हैं कैंसर सेल को एक नॉर्मल सेल से हाइब्रिडाइज करके, ठीक है। जब साइटोप्लाज्म मिल जाते हैं तो हाइब्रिड, और जब न्यूक्लियस मिल जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, हाइब्रिड। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से कैंसर सेल को एक नॉर्मल सेल से मिक्स करके जब उसके ऊपर एंटीजन डाल देंगे तो उसमें एंटीबॉडी बन जाती है, तो इसको हम फिल्टर कर लेते हैं। इसको हम पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, ये प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बताया गया है। ये सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो यूज होती है प्लांट टिश्यू कल्चर में, जैसे एक्सप्लांट, आइसोलेशन ऑफ सेल, टोटिपोटेंसी, इनोकुलेशन, कैलस फॉर्मेशन, प्लांटलेट्स, सब कल्चरिंग, हार्डनिंग। और सोमा कलोनल, प्लांट टिश्यू कल्चर से जिस सोमेटिक सेल से हमने नया ऑर्गेनिज्म बनाया है उनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होता, यानी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिकली क्या होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। इनका नाम होता है सोमा कलोनल प्लांट डेवलपमेंट, जेनेटिकल आइडेंटिकल होना। एक टेक्नोलॉजी आती है बेटे, थोड़ा सा न्यू है, थोड़ा कॉन्सेप्ट, इसका नाम होता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। क्या नाम होता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। देखिए, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। यदि प्लांट सेल वॉल के ऊपर प्रोटोप्लास्ट को उतार दें, हम जो सेल वॉल को उतार दें तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनली प्रोटोप्लाज्म। प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल को उतार दें तो प्रोटोप्लास्ट बच जाएगा। क्या बच जाएगा, पोटैटो की सेल ले ली, एक टमाटो की ले ली हमने, दोनों की सेल वॉल को डिसॉल्व कर दिया हमने, तो एक, जब दोनों की सेल वॉल को डिसॉल्व किया तो ये तो बन गया प्रोटोप्लास्ट पोटैटो का, ये बन गया प्रोटोप्लास्ट टमाटो का। दोनों की सेल को मिला दिया, पहले साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। फिर न्यूक्लियस मिक्स हो गया, क्या बन गया, हाइब्रिड। इस हाइब्रिड का हमने प्लांट टिश्यू कल्चर कर दिया, तो एक पौधा ऐसा बना भाई जिसके अंदर पोटैटो और टमाटो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। यानी जड़ में तो लगता है पोटैटो, अंडरग्राउंड स्टेम होता है पोटैटो, उसके अंदर टमाटर का स्वाद भी था। कुछ पौधे ऐसे भी बने जिनकी जड़ में तो लग गया पोटैटो और ऊपर लगे टमाटो, पर वो लंबे सरवाइव नहीं किए। यानी हमने बनाया था पोमेटो, पीओ का मतलब पोटैटो वाला, एमएटीओ का मतलब टमाटो वाला, पोमेटो। इस टेक्निक का नाम होता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी दो सोमेटिक सेल का हमने मिक्स कर दिया, हाइब्रिड बना दिया, या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बोलते हैं। जब दो सेल को मिलाते हैं तो पोली इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं, पोली इथाइलिन ग्लाइकोल या सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट या पोली इथाइलिन ग्लाइकोल या इलेक्ट्रिक पल्सेशन दे देते हैं, जिससे पहले साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है हाइब्रिड, फिर बन जाता है हाइब्रिड, फिर नया पौधा बन जाता है। पर दिक्कत क्या आई, ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन जो हम चाह रहे थे ना पोटैटो टोमेटो में आ जाए, वो नहीं आ पाए फॉर कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन। इसलिए इसका पौधा तो बना लिया पर हम इसका कॉमर्शलाइज नहीं कर पाए, इसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, ठीक है। तो हाइब्रिड क्या होता है, व्हेन साइटोप्लाज्म मिक्स ऑफ टू सेल। हाइब्रिड क्या होता है, जब जिनका साइटोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियस भी मिल जाए तो क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। नेक्स्ट आता है भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, घर में बच्चों को बताओगे ना उनका पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा। नंबर एक होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट भी लिए अपने, एनिमल भी। बात करते हैं डोगी, एंडी मंकी, ANDI, एंडी मंकी होता है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी बुक्स में दे रखा है। जेली फिश आपको पता है अयूरिलिया सिलेंट्रेटा में आती है, नाम सिलेंट्रेटा है, पर नाम क्योंकि चलती है पानी में तो फिश क्या देते हैं, फिश नहीं है वास्तव में, वो सुडो फिश बोलते हैं, जेली फिश। ये बायोल्यूमिनेशन चमकती है, ये हमने इसके जीन को निकाला जिससे वो प्रोटीन बनता था जिससे वो चमकती है, उस जीन को निकाल के मंकी के जाइगोट में डाल दिया। किसमें डाल दिया, मंकी के जाइगोट में। अब जो मंकी बनाना बेटा, वो रात को पेड़ पे बैठा चमकता था दूर से ही रेडियम की तरह, तो ऐसे मंकी का नाम जेनेटिकली मॉडिफाइड मंकी हो गया ना। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें बाहर से जीन डाला गया है उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म,
प्लांट भी है, एनिमल भी है। 5-7 एग्जांपल बताऊंगा बस मैं। नंबर 2 पे आता है फ्लेवर सर्व वैरायटी ऑफ टमाटो। प्लीज ध्यान से सुनना बेटा। टमाटर को आप आज लेके आओ, 3-4 दिन बाद गल सड़ जाता है, वो गल जाता है, फेंकना पड़ता है हमारे को। तो जो टमाटो होता है इसके अंदर सेलवाल जो होती है ना, उसमें एक एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज नाम का एंजाइम, उस पेक्टिन मॉलिक्यूल को पेक्टेट में तोड़ता है। पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज नाम का एंजाइम होता है टमाटो की सेलवाल में। वो पेक्टिन मॉलिक्यूल होता है ना, जो सेलवाल किससे बनती है प्लांट की, पेक्टिन, सेलुलोज और लिग्निन की। जो पेक्टिन मॉलिक्यूल को पेक्टेट में तोड़ता है तो टमाटर नरम हो जाता है। तो हम साइंटिस्टों ने देखा कि जो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज यदि इस एंजाइम को हम इनएक्टिव कर दें तो पेक्टिन मॉलिक्यूल पेक्टेट में बहुत देर से टूटेगा। तो जिस हमने क्या किया, इस पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम को इनएक्टिव कर दिया, इसके जीन को इनएक्टिव कर दिया, तो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम बना ही नहीं। तो पेक्टिन मॉलिक्यूल पेक्टेट में टूटने के लिए लंबा समय लेने लग गया। जो टमाटर 3-4 दिन में खराब हो जाते थे वो 5 से 6 महीने तक खराब नहीं होते। ऐसे वैरायटी का नाम होगा फ्लेवर सर्व वैरायटी ऑफ टमाटो। ये वैरायटी है जो टमाटो की, ये लंबे समय तक चलती है, खराब जल्दी से नहीं होता। क्यों नहीं होती? क्योंकि पेक्टिन मॉलिक्यूल सेलवाल में जो होता है वो जब पेक्टेट में टूट जाता है तो टमाटर गल जाता है। इसको पेक्टिन को पेक्टेट में तोड़ने के लिए एंजाइम का नाम था पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज। हमने इस एंजाइम को इनएक्टिव कर दिया, इसलिए टमाटर जल्दी से सड़ने गड़ने बंद हो गए। तीसरा है भाई गोल्डन वैरायटी ऑफ राइस। बेटा चावल खाते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट होता है चावल में, ठीक है। इसको ओरिजा सेटाइवा इसका साइंटिफिक नेम होता है, धान चावल बोलते हैं जिसको। गाजर के अंदर होता है विटामिन ए। गाजर में कौन सा होता है? कैरोटीन। हमने क्या किया, उस जीन को निकाला जो गाजर में विटामिन ए बनाता था। उस जीन को निकाल के हमने चावल के बीज में डाल दिया, एम्ब्रियो में डाल दिया। तो हमने देखा जो जो नया पौधा बना ना चावल का, धान का जो पौधा बना, उसमें जो चावल लगे उसमें थोड़ा सा रंग उसका रेडिश हो गया, क्योंकि विटामिन ए भी बन गया उसके अंदर। अब जो हम चावल खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हमारी बॉडी में क्या जाएगा? विटामिन ए भी आ जाएगा। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया ना गोल्डन वैरायटी ऑफ राइस। इसलिए इसके अंदर एक क्वालिटी इंप्रूव की ना हमने, एक विटामिन ए एक्स्ट्रा ऐड किया ना, इसका नाम होता है गोल्डन वैरायटी ऑफ राइस। और इस टर्म को बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा दी हमने। जो प्रकृति रूप में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता था कार्ब इसके अंदर, उसमें हमने क्या डाल दिया? विटामिन ए भी डाल दिया, ठीक है। अब देखो बेटा प्लीज ध्यान से, अब शुगर जिस बंदे को हो, जिस बंदे के अंदर शुगर की बीमारी हो, उसका मिठाइयां खाने का मन करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, पर खा सकता नहीं। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, साउथ अफ्रीका में एक पौधा होता है, साउथ अफ्रीका में एक पौधा होता है, उसका नाम होता है पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्रेजिएना। सुनो नाम, पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्रेजिएना। अफ्रीका में ये पौधा होता है, इसके अंदर जो फल लगता है ना बेरी जैसा, वो लगभग 2000 गुना ज्यादा स्वीट होता है शुगर से। जो गन्ना होता है ना, गन्ना सुक्रोज जो होता है, सुगर केन, सैक्रम ऑफिसिनिफेरियम प्लांट का नाम है, इसमें चीनी बनती है, इससे 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। ये सुक्रोज तो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि पीछे OSC लगा हुआ है। जिसके पीछे OSC लगा हो ना वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ग्रेप के अंदर ग्लूकोज होता है, सभी फ्रूट्स के अंदर फ्रक्टोज होता है, गन्ने के अंदर सुक्रोज होता है। ये OSC लगा ना, ये कार्बोहाइड्रेट है। आखिर में ग्लूकोज में टूटते हैं, एक्सेस ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बाहर होने शुरू हो जाता है। इसको शुगर डायबिटीज मिलिटस बोलते हैं, क्योंकि इंसुलिन या तो निकलता नहीं, और नहीं निकलता तो ए टाइप है डायबिटीज मिलिटस, और निकलता है काम नहीं करता तो टाइप बी होता है। इंडिया में लगभग टाइप बी है पेशेंट, 80% 90% डायबिटीज के पेशेंट में। तो उन आदमियों को मिठाई खाने का मन करता है, पर प्रोटीन को तो डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्रेजिएना नाम का पौधा जो साउथ अफ्रीका में था, उसमें जो फल लगता है ना, उसमें प्रोटीन होता है, ब्रेजीन प्रोटीन। और वो ब्रेजीन प्रोटीन 2000 गुना ज्यादा स्वीटर होता है सुक्रोज से। अब हमने क्या किया, उस जीन को निकाल लिया, उस जीन को निकाल के मक्के के पौधे में डाल दिया। अब जो मक्का लगा
उसमें जो मक्के का आटा बना वो कितना मीठा था, चीनी से 2000 गुना ज्यादा मीठा। हमने उसको डाइल्यूट किया और उसको मिठाइयों में यूज करना शुरू कर दिया, तो मिठाई मीठी भी लगेगी और शुगर वालों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। पर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का नुकसान भी होता है, थोड़ा सा पता भाई फायदा फायदा गिनवा रहे हैं। पहली बात तो भाई ये बड़ा कॉस्टली होगा, क्योंकि साइंटिस्ट रिसर्च लगते हैं इसके पीछे, कई कंपनियां अपने नाम से पेटेंट करवा लेती हैं, फिर इनको टैक्स देना पड़ता है। तो जो सेब हमारे को 100-200 रुपए किलो मिल जाते हैं वो आपको 1000 रुपए मिलेंगे, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रखी है। तो दूसरा, कई बार इससे एलर्जी भी हो सकती है। तीसरा, उन पौधे यदि कोई पौधा उनमें से यदि जीन हमने डालना था गेहूं के अंदर चला गया ग्रास के अंदर, तो ग्रास हो सकता है किसी एंटीबायोटिक से खत्म ही ना हो, तो सुपरवीड बन जाए वो। जैसे आपको पता है इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन को अलाउड किया है, ठीक है। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है बीटी कॉटन, वो बताऊंगा मैं डिटेल में आपको, केवल उसको अलाउड किया हुआ है, ठीक है। उसके बारे में अभी कहानी बताएंगे आपको, जैसे बताता हूं आपको मैं, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो ये रहा, जैसे एक बैक्टीरिया है बेसिलस थुरनजेनेसिस, कहानी सुन लो बिल्कुल समझ में आ जाएगा अभी। एक बैक्टीरिया है बेसिलस थुरनजेनेसिस, बी का बी बड़ा, टी का छोटा आता है, थुरंजियो स्पीसीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत की जाती है। इसके अंदर एक जीन होता है, प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा डीएनए की रिंग। इस प्लाज्मिड के अंदर कराई नामक जीन होता है। जीन जो होता है ना वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जीन किस में लिखते हैं हमें, कैपिटल लेटर में, ये कराई जीन। और इससे एक प्रोटीन बनता है कराई प्रोटीन, कौन सा बनता है, ये सी छोटा लिखते हैं, बड़ा सी है तो जीन है, छोटा सी है तो प्रोटीन है। ये प्रोटीन प्रोटॉक्सिन होता है, मतलब जहर का पहले वाला पार्ट होता है, मतलब जहर जब तक जहर नहीं होता इनएक्टिव फॉर्म में होता है जहर, प्रोटॉक्सिन। जैसे ही अब देखो कॉटन क्या होता है, कॉटन के पौधे में सेलुलोस होता है, जो कॉटन में होते हैं ना, रुई होती है, जो हम कॉटन लेते हैं घरों में रजाई बनाने में, पट्टी करने में, कपड़े बनाने में जो यूज किया जाता है, इस कॉटन के अंदर 100% सेलुलोस होता है भाई। तो इसकी जब फसल उगाते हैं ना, तो कॉटन बोल वॉर्म होता है, वो अफेक्ट कर देना, पूरी फसल को नुकसान कर देता है, लगभग 70 से 80% कॉस्ट घटा देता है किसान की। तो साइंटिस्टों ने देखा भी बार बार स्प्रे करेंगे तो महंगा पड़ेगा, फिर वो स्प्रे कॉटन में आएगा, कॉटन से कपड़े बनाएंगे, हम पहनेंगे तो हमारे को नुकसान करेंगे वो। तो हमने देखा भाई बेसिलस थुरनजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में कराई नामक जीन है, कराई नामक जीन से कराई प्रोटीन बनता है। जब इस प्रोटीन को इंसेक्ट खा लेंगे ना, तो वो प्रोटीन इनएक्टिव से क्या बन जाता है, एक्टिव। कहां पे जाके, इंसेक्ट के स्टोमक में जाके, क्योंकि अल्केलाइन पीएच होती है उनकी एलिमेंट्री कैनाल में, और वो प्रोटॉक्सिन से कैसे बदल देती है उसको, टॉक्सिन में। और ये टॉक्सिन बाइंड कर जाता है मिडगट ऑफ इपिथेलियल सेल। ये मिडगट इपिथेलियल सेल जो होती है ना मिडगट के अंदर, इंसेक्ट की फोरगट मुंह वाला पोर्शन, मिडगट बीच वाला, पीछे वाला पोर्शन होता है हिंडगट। मिडगट में जो अंदर साइड में इपिथेलियल सेल है, वहां पे ये टॉक्सिन बाइंड कर जाता है और वहां पे छोटे छोटे छेद कर देता है, और वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने से इंसेक्ट क्या हो जाता है, मर जाता है। हमने देखा ये तो बड़ा काम का जीन है, इस जीन को निकाला, जो कॉटन का बीज होता है ना जिसको बिंदोला बोलते हैं, उसके में डाल दिया, इसकी पीसीआर से मल्टीपल कॉपी करी, पॉलीमर चेन रिएक्शन से मल्टीपल कॉपी करके हमने क्या किया, जीन गन से उस एम्ब्रियो के अंदर डाल दिया। अब जब हमने कपास का पौधा उगाया तो वो क्या बन गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बन गया ना। उसमें कपास के अंदर क्या मिला, कराई नामक प्रोटीन मिला। जब कॉटन बोलवॉर्म ने वो खाई कॉटन, तो ये जहर प्रोटॉक्सिन था, उसकी पेट में जाके मिडगट में जाके क्या बन गया, टॉक्सिन बन गया, और वो कॉटन बोलवॉर्म मर गया। जो कॉटन बोलवॉर्म कपास खाता, कॉटन को खाता, वही मर जाता। अल्टीमेटली क्या हुआ, कपास की पैदावार के ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ और किसान को बहुत ज्यादा बचत हुई। तो ऐसी कॉटन का नाम क्या हो गया, बीटी कॉटन, यानी बेसिलस थुरनजेनेसिस का क्राइजीन लिया है और आगे कॉटन बना दिया हमने। केवल इंडिया में बीटी कॉटन को अलाउड किया अभी तक। इसका भी नुकसान हुआ भाई, कैसे पता लगा, फायदा तो बहुत हो गया, किसान को बहुत ज्यादा फायदा हो गया। जो कॉटन का नुकसान जो इंसेक्ट किया करते, कॉटन बोलवॉर्म किया करते, वो नुकसान नहीं कर पाए। कॉटन के पोलन ग्रेन
अब हमें जाते हैं, कॉटन के पास एक प्लांट होता है मिल्कवीड प्लांट। कौन सा प्लांट होता है? मिल्कवीड प्लांट के फ्लावर के ऊपर, पत्ते के ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन गिर गए, किसके? बीटी कॉटन के। मिल्कवीड प्लांट के ऊपर मोनार्क बटरफ्लाई का लार्वा रहता है। कौन रहता है? मोनार्क बटरफ्लाई का लार्वा, कैटरपिलर लार्वा जो होता है, और मोनार्क कैटरपिलर बोलते हैं उसको। वो खाता है मिल्कवीड प्लांट को। मिल्कवीड प्लांट के ऊपर किसके पोलन ग्रेन चिपके हुए थे? बीटी कॉटन के। तो बीटी कॉटन के पोलन ग्रेन चले गए तो बीटी कॉटन का क्राइप प्रोटीन अंदर चला गया और कैटरपिलर की पॉपुलेशन खत्म होने लगी। तो हालांकि मोनार्क कैटरपिलर डायरेक्ट बीटी कॉटन को नहीं खाता, पर बीटी कॉटन के साथ में जो पौधा उगता है उसको खाता है। उस पे पोलन ग्रेन चले जाते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन को थोड़ा पता है मुझे इस पौधे के ऊपर जाना है, इस पौधे के ऊपर जाना है। वो तो जहां जगह मिलेगी वहां पे एडजस्ट हो जाएगा हवा के थ्रू। तो इसलिए मिल्कवीड प्लांट की ऊपर जो मोनार्क कैटरपिलर रहता था उसकी पॉपुलेशन खत्म होने लगी। ठीक है ना? तो ये साइड इफेक्ट रहा इसका। नेक्स्ट आता है भाई, देखिए ध्यान से प्लीज। नीट में कौन सा क्वेश्चन आएगा? नीट में ये आएगा, जो कराई नामक जीन था ना, कराई 1AC, कराई 1AC, ए बड़ा सी छोटा, और कराई 2AB। याद कर लो, कराई 1AC और कराई 2AB ये कॉटन बोलवर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, कॉटन बोलवर्म को नाम मतलब खत्म करते हैं। नीट लिख लो, इसका आगे आता क्वेश्चन। दूसरा, कराई 1AB हो ना जो, वो कोर्क बोरर नाम का जो इंसेक्ट होता है, ठीक है ना, ये उसको मारते हैं। तो कराई 1AC, कराई 1AC और कराई 2AB, ये जो दो हैं ये तो कॉटन बोलवर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, और कराई 1AB जो जीन होता है वो कोर्क बोरर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये तीन में से 1 2 3, ऊपर वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पेपर में आता है, याद कर लेना, कभी कभी बाद में को सर भूल गया हम तो। बेसिलस थुरनजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में कौन सा जीन होता है? कराई जीन। कराई जीन से बैक्टीरिया क्यों नहीं मरता? क्योंकि वो प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है। किसमें होता है वो? प्रोटॉक्सिन। जैसे ही वो इंसेक्ट खाता है उसको, तो उसकी मिड गट में जो एपिथेलियल सेल हैं वहां पे पीएच ज्यादा होती है, तो प्रोटॉक्सिन किसमें बदल जाता है? टॉक्सिन में, और वहां पे पोर बना देता है, वहां पे स्वेलिंग आ जाती है और इंसेक्ट मर जाता है। इसलिए इस जीन को निकाल के जिस पौधे को इंसेक्ट नुकसान करते हैं उसमें डाल दें तो इंसेक्ट उसको खाना ही बंद कर देंगे, क्योंकि इंसेक्ट ही मर जाएंगे उससे। तो बीटी कॉटन, बीटी ब्रेंजल, ऐसे हम बहुत सारी वैरायटी बना चुके हैं। नेक्स्ट आता है भाई, देखो मोनार्क कैटरपिलर जो थी ना मिल्कवीड प्लांट को खाती है, पर मिल्कवीड प्लांट के ऊपर पोलन ग्रेन किसके चले गए? बीटी कॉटन के। ठीक है ना, ये नुकसान हो गया। दूसरा, कराई AC, कराई 1AC और कराई 2AB, ये किसको करते हैं कंट्रोल? कॉटन बोलवर्म। कराई 1AB कंट्रोल कोर्क बोरर। तो इस इंसेक्ट को खत्म करते हैं। ये नीट में आता क्वेश्चन, बार बार आता है, इसलिए याद कर लो इसको। अब आता भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का पढ़ कराऊंगा मैं, RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस, ये जो RNA इंटरफेरेंस टेक्निक है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक बात ध्यान रख लो आप। देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूं कहानी क्या है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है इसमें। तंबाकू के पौधे उगाते हैं किसान बहुत सारे, और जो तंबाकू होता है, ठीक है ना, एक कीड़ा होता है, राउंड वॉर्म होता है, इसका नाम होता है माइलोडोगाइनी इनकोग्निटा। एस्केललमाइंथिस का नाम क्या हो गया? माइलोडोगाइनी इनकोग्निटा। उससे पहले नीट में 3 क्वेश्चन बता देता हूं मैं जो बार बार आते हैं। देखिए प्लेटियलमाइंथिस, एस्केललमाइंथिस और एनेलिडा, 3 याद रखना। प्लेटियलमाइंथिस, एस्केललमाइंथिस, एनेलिडा। प्लेटियलमाइंथिस को हम फ्लैट वॉर्म कहते हैं, फ्लैट वॉर्म। ये वो जीव होते हैं जो बाहर से तो हमें लगता है कि ये इसके अंदर ये सिगमेंट बने हुए हैं, पर सिगमेंट होते नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं शूडोमेटामेरिज्म। क्या कहते हैं इसको? हमें शूडोमेटामेरिज्म। सिलोम नहीं होती। एस्केललमाइंथिस का मतलब होता है राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म के अंदर इसको हम कहते हैं शूडोसिलोमेटा, क्योंकि सिलोम होती है, फॉल्स होती है, नकली होती है, शूडोसिलोमेटा। फिर आता है एनेलिडा। एनेलिडा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं?
ट्रू सिलोमेटा और ट्रू मेटामेरिज्म। ट्रू तो सिगमेंटेशन होता है, उसके अंदर सिगमेंट होते हैं, बाहर से भी दिखाई देते हैं, अंदर के बीच में भी सेप्टा होता है। और ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ट्रू सिलोम। तो एनिलिडा वो फाइलम है जिसमें ट्रू तो सिगमेंटेशन होती है, ट्रू सिलोम, ट्रू मेटामेरिज्म। प्लेटियलमाइंथिस में सुडो मेटामेरिज्म होती है, यानी बाहर से तो हमें दिखाई देता है कि सिगमेंट बने हैं, अंदर से कॉमन चैम्बर होता है। तो ये जो एस्केलामाइंथिस है ना भाई, इसमें एक नेमाटोडा होता है, राउंड वॉर्म जिसको बोलते हैं, माइलोडोगाइनी इनकोग्निटा। ये जो कीड़ा होता है ये तंबाकू की जड़ में जाता है, अपना आरएनए बनाता है और अपना आरएनए भेजता है, एमआरएनए भेजता है तंबाकू की जड़ में, और तंबाकू की जड़ के राइबोसोम्स को यूज करके, कुछ अपने राइबोसोम को यूज करके अपना प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है भाई, और बहुत सारी पॉपुलेशन बना लेते हैं, एज ए पैरासाइट के रूप में यूज होता है। इसकी वजह से तंबाकू की फसल पूरी पूरी बर्बाद होने लगी थी। तो जो साइंटिस्ट थे, इनको बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, बताऊंगा उनकी डिटेल में मैं, ठीक है। तो इन्होंने एक आरएनए इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंस आरएनए टेक्निक अपनाई, जिसकी वजह से माइलोडोगाइनी इनकोग्निटा नाम के एस्केलामाइंथिस की पॉपुलेशन इन्होंने कंट्रोल कर दी थी और तंबाकू की फसल को बचा लिया था। और ये टेक्नोलॉजी इस इसमें नहीं, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ये टेक्नोलॉजी हर एक यूकैरियोटिक में हम यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं भाई, ध्यान से देखना इसको भाई प्लीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये देखिए हम क्या करेंगे, माइलोडोगाइनी इनकोग्निटा नाम का जो कीड़ा होता ना, उसके डीएनए ले लिए डबल स्टैंडर्ड। क्या ले लिए? डीएनए डबल स्टैंडर्ड। और छोटा सा सेगमेंट जो डीएनए का लेंगे ना, वैसे तो नेचुरली क्या होता है, जब डीएनए के दो स्टैंड होते हैं तो एक स्टैंड पे आरएनए बनता है, एक स्टैंड पे आरएनए बनता है, उसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, जिसपे बना है, टेम्पलेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो टेम्पलेट पे जो बनता है आरएनए एक पे बनता है, पर यदि हमने दोनों सेगमेंट लिए हैं और आर्टिफिशियल हमने उसको डीएनए में आरएनए बनाया है, तो दो सेगमेंट बन जाएंगे आरएनए के, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। और उन आरएनए को हमने इंजर्ट कर दिया किसके अंदर, पहले से ही तंबाकू की जड़ में, तंबाकू के पौधे में डाल दिया। जब असली में माइलोडोगाइनी इनकोग्निटा कीड़ा आएगा, तो जब अपना एमआरएनए भेजेगा ना, उसका एमआरएनए का पहला ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तंबाकू के अंदर होगा। जैसे ही वो एमआरएनए जाएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड उसके साथ चिपक जाएगा और उसके जीन को क्या कर देगा, उसके एमआरएनए को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, और वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा और उसकी पॉपुलेशन घट जाएगी और तंबाकू की फसल बच जाएगी। इस टेक्नोलॉजी का नाम होता है आरएनए इंटरफेरेंस। इसकी थोड़ी सी डिटेल में करवाऊंगा, एनसीईआरटी से बाहर का है, पर क्योंकि पेपर में आता है ये रहा, देखो ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखिए, ये रहा। सबसे पहले क्या कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए आर प्रोसेस्ड इनटू अप्रोक्सीमेट 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए लिया ना 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड का, एक एंजाइम लिया डाइसर, या इसको बोलते हैं आरएनएज, क्या बोलेंगे, आरएनएज। इसको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा ये आरएनएज एंजाइम, या डाइसर बोलते हैं, डाइसर का मतलब डाइसेक्ट करने वाला, यानी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो लिया, ये किसका आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड माइलोडोगाइनो इनकोग्निटा कीड़ा के जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लिया। जो माइलोडोगाइनी कीड़ा था, एस्केलामाइंथिस था, उसके डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बना लिया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लिया। इसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, किसने काटा, आरएनएज एंजाइम ने या डाइसर ने। अब इसको डबल स्टैंडर्ड छोटे छोटे आरएनए ले लिए, इसको हमने राइबो न्यूक्लियस एंजाइम के साथ बाइंड अप कर दिया। डबल स्टैंडर्ड आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, किस एंजाइम के साथ, ऐसे डाइसर के साथ ऐसे, या आरएनएज। फिर इसमें राइबो न्यूक्लियस एंजाइम मिला दिया, इसको बोलते हैं इनएक्टिव आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये है इनएक्टिव, RISC, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन गया जो नए एमआरएनए भेजेगा ना माइलोडोगाइनी टबैको के अंदर, टबैको की रूट के अंदर,
उसको साइलेंस कर देगा, उसको इनएक्टिव कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब हमने क्या किया, ये था इनएक्टिव। अब जब हमने इसको डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड बना दिया, अनवाइंडिंग कर दिया, तो ये तो हो गया राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। और इसमें एक क्या ले लिया, छोटा सा क्या दिखा रखा है, ये आरएनए, ऐसे बना लिया ये। अब ये प्रेजेंट है तंबाकू की जड़ में पहले से ही। जब माइलिडोगाइनी ने अफेक्ट किया, उसको अपने एमआरएनए भेजे ना, वो एमआरएनए इसके साथ क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। और जैसे ही वो बाइंड किए तो वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और तंबाकू की फसल बच जाएगी। इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। पेपर में 100% आता है। दोबारा सुन लो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाए। उस आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया डाइसर और आरएनएज एंजाइम की सहायता से। फिर हमने उसके अंदर राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम डाल दिया। तो ये डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है, जिसको हम कहते हैं एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, उसके साथ ये राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जुड़ गया। ये है इनएक्टिव, इसको बोलते हैं आरआईएससी। आरआईएससी, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंस कॉम्प्लेक्स। ये डबल स्टैंडर्ड से हमने बना दिया सिंगल स्टैंडर्ड, अनवाइंडिंग कर दिया। ये यूनिट घूम रही है एक्टिव फॉर्म में, कहां पे, तंबाकू की जड़ में। आई किसी है लिए, किसी साइंटिस्ट ने डाला, किस कहां से, इसको माइलिडोगाइनी के डीएनए से बनाया है, और ये तंबाकू की जड़ में है पहले से ही। जब माइलिडोगाइनी ने अफेक्ट किया रूट को, तो अपने एमआरएनए भेजे, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री पहले से ही प्रेजेंट है आरएनए उसमें, तंबाकू की जड़ में, तो उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया और ये एक्टिव नहीं हो पाए, अपना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाए। और क्योंकि व्हेन mRNA और पैरासाइट कौन है यहाँ पे, माइलिडोगाइनी, इज डिस्ट्रॉयड, नो प्रोटीन वाज सिंथेसाइज्ड, इट रिजल्ट द डेथ ऑफ द पैरासाइट इन द ट्रांसजेनिक होस्ट। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन सा हो गया, जिसमें बाहर से पहले ही हमने डीएनए आरएनए डाल रखे हैं। इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ये टेक्नोलॉजी याद कर लेना भाई, ये यहां से लेकर यहां तक बनानी पड़ेगी आपको, पेपर में पूरे पूरे मार्क्स आएंगे। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी से हमने किसकी पॉपुलेशन बढ़ाई भाई, किसकी किसकी फसल को बचाया, टबैको की जड़ में रहता है ये, वो अफेक्ट कर दिया करता, तो इससे बचने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी अपना दी भाई। और फायर और मेलो ने 1998 के अंदर ये टेक्नोलॉजी ढूंढी थी, और उन 2006 में उसको नोबेल पुरस्कार मिला था इन दोनों को। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी ये। यानी माइलिडोगाइनी इनकोग्निटा के पहले डीएनए लिए, उससे आरएनए बनाए डबल स्टैंडर्ड, फिर आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, फिर राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के साथ हमने क्या किया, मिला दिया, और उनके एक एक डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड यूनिट बना के प्लांट में अवेलेबल करवा दी पहले ही। तो हम क्या होते हैं, जब जहां माइलिडोगाइनी इनकोग्निटा जाएगा, उसके एमआरएनए बनेंगे, वो एमआरएनए के पहले ही कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए प्रेजेंट है उनके साथ बाइंड अप हो जाएंगे, अपना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम था आरएनए इंटरफेरेंस। फिर जब साइंटिस्टों ने रिसर्च करी, तो एक बैक्टीरिया ढूंढा भाई, उस बैक्टीरिया का नाम था एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम जो टूमिफेसियंस है ना, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस, ये जो बैक्टीरिया है, इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हमें नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है ना। इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस नाम के बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड है, उसका नाम होता है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। जब भी जो चौड़े पत्ते वाली फसल होती है ना, उसकी जड़ में यदि एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस हमने डाल दिया, तो ये बैक्टीरिया अपने आप अंदर पहुंच जाता है, और जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ना, वो वहां पे जाके प्लांट के अंदर गांठ बना देता जगह जगह, जिसको हम प्लांट कैंसर या क्राउन गाल डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन गाल डिजीज। तो पौधों ने देखा भाई, ये तो साइंटिस्टों ने देखा पौधे में तो अपने आप जा रहा है ये, यदि हम इसके जीन के अंदर अपना मनचाहे डीएनए डाल दें, ट्रांसफेरेज डीएनए डाल दें, टीडीएनए डाल दें, तो ये तो अपने आप जाके, हमें कुछ टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया लो, बैक्टीरिया प्लाज्मिड निकाल लो, उस प्लाज्मिड में अपना डिजायरेबल जीन डाल दो,
और फिर इस बैक्टीरिया को प्लांट की जड़ में डाल दो, महीने 2 महीने बाद हम देखेंगे उस प्लांट के अंदर वो जीन एक्सप्रेस हो जाता है। इसलिए फालतू टेक्नोलॉजी यूज करने की जरूरत नहीं, ये तो प्रकृति द्वारा बनाया हुआ इंजीनियर है, इसलिए इसका नाम दे दिया नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्रेजियना नाम का पौधा अफ्रीका में पाया जाता है। ब्रेजिन प्रोटीन बनता है, चीनी से 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। यदि उस जीन को निकाल कर मैं इसके प्लाज्मिड में डाल दूं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में डाल दूं, तो इस बैक्टीरिया को मैं डाल दूं, मान लीजिए सेब के पौधे की जड़ में बहुत सारे बैक्टीरिया को लेके, तो अब सेब कितने मीठे होंगे? चीनी से 2000 गुना ज्यादा मीठे होंगे। और इस सेब के पाउडर को यूज करूं मैं तो मिठाइयां बना सकता हूं ना डायबिटीज पेशेंट वालों के लिए। आजकल तो शुगर फ्री दो वो नहीं आती, सुबह चाय पीते हैं जो शुगर वाले, हालांकि टेस्ट थोड़ा सा चेंज होता है उसमें, वो उसी की बनती है, प्रोटीन होता है वो, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो ये पहला तो क्वेश्चन आता है बिट्टी कॉटन का। बिट्टी कॉटन में प्लाज्मिड में कराई नामक जीन होता है, कराई नामक प्रोटीन होता है जो इंसेक्ट से बचाता है। इसलिए इंसेक्ट जो कॉटन को नुकसान पहुंचाया करते, हमने बिट्टी कॉटन बना के उस नुकसान को बचा दिया। दूसरा, चौड़े पत्ते वाले जो इतने पौधे होते हैं उनकी जड़ में यदि हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस नाम का बैक्टीरिया डाल दें, तो इस बैक्टीरिया के अंदर एबिलिटी होती है कि ये अपने जीन को उस पौधे में जाके भेज देगा और उसको एक्सप्रेस करवा देगा। इसका नाम होता है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, क्योंकि इसके प्लाज्मिड में एक जीन होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें जो जीन डालेंगे बाहर का, ट्रांसफेरेज डीएनए बोलते हैं उसको, वो मनचाहा जीन हम डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहां पे बैक्टीरिया अफेक्ट ब्रूड लीव्स, चौड़े जो पत्ते होते हैं ब्रोड लीव्स, क्रॉप लाइक टमाटो, सोयाबीन, कॉटन, सनफ्लावर, उनमें जाके ये अफेक्ट कर सकता है। अब बताओ, गोल्डन वैरायटी ऑफ राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट था, उस चावल में कौन सा विटामिन था भाई? विटामिन ए। फ्लेवर सेवर, ये फ्लेवर सेवर वैरायटी आर पहले आता है, टमाटो, इसकी खास बात क्या थी कि ये टमाटर जल्दी से खराब नहीं होता था। कौन सा एंजाइम खराब करता था इसको? पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज, ये नेचुरल एंजाइम था जो कि सेल वॉल में पेक्टिन को पेक्टेट में तोड़ता था। हमने इस जीन को इनएक्टिव कर दिया तो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज नाम का एंजाइम बना ही नहीं, इससे टमाटर 2-3 महीने तक खराब नहीं होता, डिले होगी उसके अंदर। ह्यूमन मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन था भाई? लैक्ट एल्बुमिन। कौन सा था? इस जीन को निकाला हमने और गाय के जाइगोट में डाल दिया। अब जो गाय बड़ी हुई उसने दूध देना शुरू किया तो उसके दूध में 2.4 ग्राम्स पर लीटर लैक्ट एल्बुमिन नाम का प्रोटीन मिला। ट्रांसजेनिक काऊ होगी ना ये, कौन सी काऊ होगी ये? ट्रांसजेनिक काऊ, ऐसी काऊ जिसमें बाहर से जीन डाला गया है। दूसरा क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगी ना ये, जेनेटिकली मॉडिफाइड। एंडी बंदर कौन सा था? जिसमें जेली फिश से जीन डाला गया था जाइगोट में। उसी तरह जो हैवी एनिमल्स होते हैं ना, जैसे गाय होगी, भैंस हो गए, एलिफेंट हो गया, रिनोसोर्स हो गया, उनमें बीटा लैक्ट एल्बुमिन नाम का जीन होता है। उस जीन को निकाल के हमने सिप में डाल दिया, भेड़ में डाल दिया, तो भेड़ का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी उसकी मांस की क्वांटिटी बढ़ गई। लोग मांस खाते हैं, उनको फायदा होने लग गया, इवन कमर्शलाइज करने लगे इसको। उसी तरह ग्रोथ हार्मोन वाले जीन हमने मछलियों में डाल दिए तो मछली का साइज बहुत बड़ा हो गया। ट्रांसजेनिक माइस बना दी हमने, बहुत हैवी वेट का माइस बन गया, ठीक है ना। तो हमने ये ऐसे चेंज करते रहे। शार्पी शेपर, प्लीज ध्यान से देखो बेटा, शार्पी शेपर ने 1916 के अंदर डायबिटीज पेशेंट के ऊपर स्टडी किया और उन्होंने बताया कि पेनक्रियास में आइसोलेट ऑफ लेंगरहंस में केमिकल बनता है इंसुलिन। सबसे पहले नाम इंसुलिन शार्पी शेपर ने दिया था, उसकी वजह से शुगर की बीमारी होती है। फिर क्या किया बेंटिंग और बेस्ट ने एक डॉग लिया, उसके पेनक्रियास को निकाला, उसमें से आइसोलेट ऑफ लेंगरहंस में से इंसुलिन को फिल्टर कर लिया। बेंटिंग का जन्मदिन 14 नवंबर का था, इसलिए 14 नवंबर को हम डायबिटीज डे मनाते हैं। दूसरा, बेंटिंग ने जो प्रीपेयर एक्सट्रैक्ट किया था आइसोलेट ऑफ लेंगरहंस से इंसुलिन का, वो मैक्लोइड के साथ किया था, इसलिए बेंटिंग और मैक्लोइड को
1923 में नोबेल प्राइज मिला था भाई मेडिसिन और फिजियोलॉजी फील्ड में। देखिए शार्पी और शेपर ने 1916 के अंदर क्या बताया था कि इंसुलिन ढूंढा था कि पेनक्रियास में एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको बोलता है आइसोलेटोपिलिंगरस, उससे इंसुलिन निकलता है, उसकी वजह से शुगर होती है। बेंटिंग बेस्ट ने क्या किया, कुत्ते का आइसोलेटोपिलिंगरस में से इंसुलिन का मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लिया मैक्लोड की सहायता से, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। लियोनार्ड थॉमसन एक 14 साल का लड़का था जिसको सबसे पहले अपना ह्यूमन ट्रायल अलाउड कर दिया। इसको बाय बर्थ शुगर की बीमारी थी, तो सबसे पहले इंसुलिन का जो इंजेक्शन लगाया गया ना वो लियोनार्ड थॉमसन को लगाया गया था। 14 साल का पेशेंट था ये लियोनार्ड थॉमसन। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई इंसुलिन कैन नॉट बी गिवन ओरली एज इट डिग्रेड एलिमेंट्री कैनाल। इंसुलिन को हम इंजेक्शन के रूप में देते हैं, कभी भी डायरेक्ट मुंह में इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं पिला सकते क्योंकि वो एलिमेंट्री कैनाल को डिग्रेड कर देगा। हालांकि कुछ टैबलेट आ चुकी हैं ग्लाइकोमेट वगैरह की जो हम देते हैं, पर वो क्या होता है इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, वो इस तरह की होती है कि डायरेक्ट एलिमेंट्री कैनाल को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए हम क्या करते हैं खाली पेट जैसे ही लेंगे उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे खाना खा लेते हैं ताकि उनको मौका ही ना मिले। जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं ना, जैसे हमारी स्टोमक में निकलता ट्रिप्सिनोजन या सॉरी स्टोमक में निकलते हैं प्रोपेप्सिन प्रोरेनिन, जैसे ही 2 पीएच होगी तो पेप्सिन में और रेनिन में चेंज हो जाते हैं, RENNIN। देखिए 2 चीजें याद रखो भाई, RENNIN रेनिन निकलता है एलिमेंट्री कैनाल से, और किडनी से निकलता है RENIN रेनिन, वो ब्लड आरबीसी बनाने में हेल्प करता है। जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं स्टोमक में निकलता है पेप्सिनोजन प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन बदल जाएगा पेप्सिन में, प्रोरेनिन बदल जाएगा रेनिन में जब पीएच 2 हो जाती है, जब HCl निकलता है। उसी तरह पेनक्रियास में से निकलता है ट्रिप्सिनोजन, वो ट्रिप्सिन में बदलता है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में निकलती है ताकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल को खाना समझ के वो डाइजेस्ट ना कर जाए, इसलिए वो तभी निकलते हैं जब खाना वहां पे पहुंचता है। ठीक है, तो बाकी हम कल करवाएंगे भाई, इतना ही। थैंक यू।